नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत चित्रांग आज आपको लेकर चलूंगा नेट जेआरएफ की सीरीज़ के अंदर। इसके अंदर हम वही फॉर्मूला 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमारी मंजिल की ओर चलेंगे। हमारी मंजिल अब की बार नेट जेआरएफ पार। इससे पहले दो लाइनें आप सभी के लिए कि ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं चल देख लेंगे। क्या कहते हैं? चल देख लेंगे। ठीक, मेरे को आते नहीं वैसे, पर कोई नहीं, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए माफ करना, थोड़ा सा आज गला खराब है। फर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है किससे संबंधित है, वही हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन, फिर उसके बाद में थोड़ा सा व्याख्या, फिर चलते हैं। तो फर्न है वो आपके हिम नदीय जमाव तथा पुनर्लिष्टीकरण से, ठीक है ना। तो जो आपका जमाव होता है हिम नदी है, जो हिम से निकलने वाली नदियाँ उनका जमाव है, उनका पुनर्लिष्टीकरण क्या कहलाता है? वो आपके फर्न से संबंधित है। देखिए बेहद ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मोह अशांतता है के बीच का सीमांकन तल है। अब मोह अशांतता जो तल है उसमें हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं? आपके प्रॉपर्टी और पवार। कौन सा? प्रॉपर्टी और पवार। आज ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए व्याख्या के साथ में। मोहे अशांतता है प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट तथा पवार मेंटल के सीमांत पर पाई जाती है। मोह कहाँ पाई जाती है? आपके क्रस्ट और मेंटल के मध्य में, जिसकी खोज 1909 में मॉर्बिक के द्वारा की थी। और मोह अशांतता 700 किलोमीटर की गहराई तक मंडल है। जैसे हम बात करें ये हमारी पृथ्वी और इधर नीचे लें तो 700 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसे अपर मेंटल कहा जाता है तथा 700 से 2900 किलोमीटर तक का भाग लोअर मेंटल कहलाता है। 700 से 2900 किलोमीटर का जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? आपके लोअर मेंटल के नाम से। और ये किस में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। पृथ्वी अंदर 2900 किलोमीटर की गहराई से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग कोर कहलाता है। देखिए ऊपर का भाग आपके क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, फिर मेंटल, और ये वाला क्रोर के नाम से जाना जाता है। तो आपके किसके? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य देखने को मिलती है मोह अशांतता। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछा गया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और मिलाने से लेकर के, और इसको हम कई बार सॉल्व भी कर चुके हैं। तो ये फ़ायदा होता है हमें जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जब। तो चलिए जैसे बात कर चुके हैं हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपके अल्फ्रेड वेगनर ने, समुद्र तल प्रसारण सिद्धांत हैरी हेस ने, और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने, और प्रत्यास्थता प्रतिक्षेप सिद्धांत रीड के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो पढ़ना है। विषुवतीय क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन का अभिसरण होता है। विषुवतीय क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन का अभिसरण क्षेत्र होता है ITCZ कहते हैं। और ITCZ सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी विषुवत वृत्त या कर या के निकट स्थित होता है। जो विषुवत वृत्त है उसके निकट पर स्थित होता है। कौन सा? आपका ITCZ। बिल्कुल ये दोनों सत्य हैं, क्योंकि फ्लोन महोदय के अनुसार व्यापारिक पवनों के मिलन के फलस्वरूप, किसके? व्यापारिक पवनों के मिलन के फलस्वरूप भूमध्य रेखीय शांत पेटी, देखिए भूमध्य रेखीय शांत पेटी हम 0 से 10 डिग्री तक, इधर भी और इधर वाले पार्ट को भी, इसको हम 5 वाली को तो डोलड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल शांत पेटियों में गिनी जाती है, लेकिन 10 डिग्री तक भी माना जाता है। किसको? शांत पेटी को। दोनों ओर सीमांत तो उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और परिवर्तन के अनुसार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप ITCZ की उपस्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है। जुलाई में ITCZ की उत्तर दिशा में खिसक जाता है। जुलाई में तो किधर खिसक जाएगा? नॉर्थ में, और यह उत्तरी एवं उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहलाएगा। जनवरी में दक्षिण की ओर खिसक जाता है, दक्षिणी या उष्णकटिबंधीय अभिसरण। दोनों तरफ उत्तर में भी जाएगा तो भी उष्णकटिबंधीय होगा, लेकिन उत्तर में जाएगा तो उत्तरी और दक्षिण में आएगा दक्षिणी। तो ITCZ का ध्यान रखना। और ITCZ आपके 20 से 25 डिग्री के मध्य देखने को मिलती है, क्योंकि ये कर्क रेखा और आपके नीचे मकर रेखा तक आपका है
पक्षाव मेघ लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं? जो पक्षाव मेघ हैं वो लगभग 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। कितने पर? 8 से 14 किलोमीटर पर। क्यों? क्योंकि ये मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर प्राय छितरे यानी छितराए यानी कि बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं और सदृश्य दिखते हैं, क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों से द्वारा होता है जिनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं और श्वेत रंग हो जाता है। जब ये मेघ छितराए रूप में होते हैं तो साफ मौसम की सूचना होती है। कैसा होता है? जब ये छितराए हुए होंगे तो हमें कैसा लगता है? साफ मौसम है। और जब ये संगठित होकर विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं तो खराब मौसम की आपके असंभावी हो जाता है और चक्रवात के आगमन के पहले आकाश में पक्षाव मेघ दिखने लगते हैं। बिल्कुल, जब भी चक्रवात आएगा उससे पहले पक्षाव मेघ दिखने लग जाएंगे। अगर छितराए हुए होंगे तो ये साफ मौसम का प्रतीक है, और अगर ये पास में संगठित हो जाते हैं तो ये किसका है? आपके खराब मौसम की ओर प्रतीत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर मानक वायुदाब होता है। देखिए आपकी ये कई एग्जाम में पूछा गया है। 1013.25 मिग्रा या वायुदाब जो होता है मिलीबार वाला, वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? समुद्र की जो तल है उस पर 1013.25 मिलीग्राम जो वायुदाब भार है वो देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम। एक तरफ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर आधारित जलवायु के प्रकार हैं और दूसरी तरफ जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके एएस, तो बिल्कुल जब हम पढ़ते हैं तो आपका एएस कहाँ पर देखने को मिलता है? कोरोमंडल तट पर देखने को मिलता है। और उत्तरी हिमालय की जब हम बात करते हैं तो उत्तरी हिमालय में हमें देखने को मिलता है कौन सा वाला? ई वाला। यहाँ देखने को मिलता है हमें राजस्थान में BWHW, और फिर यहीं देखने को मिलता है BSHW। ठीक, और इधर की बात करते हैं तो इधर क्या देखने को मिलता है? इधर देखने को मिलता है हमें A और S, ठीक है ना। और यहाँ की बात करते हैं DFC देखने को मिलता है। यहाँ की बात करें CWG देखने को मिलता है, यहाँ हमें AW देखने को मिलता है। इस वाले रीजन्स में हमें देखिए पहले इनको मिलाते हैं। देखिए एएस आपके कोरोमंडल पर पाया जाता है बिल्कुल, और ई आपके उत्तरी हिमालय क्षेत्र में। यहाँ की बात करूँ यहाँ पर भी थोड़ा सा भाग में BSH का देखने को मिलता है। ठीक, आगे बात करूँ मैं, ई उत्तरी हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है, BW मरुस्थल में जाता है, और CW सिंधु गंगा के मैदान को प्रदर्शित करता है। कौन सा वाला आपका? CWG आपके जो सिंधु और गंगा का मैदान है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। और सबसे बड़े की बात करें यहाँ पर हमें AW देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ा सा और बात कर दूं, जैसे सी किसको इंडिकेट करता है? तो सी करता है आपके गैंगेटिव प्लेन को, किसको? सॉरी, कोल्ड समर को। किसको? कोल्ड समर को। और उसी के साथ में आपके जी को पूछा जाता है, जी किसको इंडिकेट करता है? तो आपके गैंगेटिव प्लेन को। किसको? गैंगेटिव प्लेन को, यानी गंगा के मैदान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ए की बात करें तो आपके ए किसको करता है? एरिड को। ठीक, और एस की बात करें, एस किसको करता है? समएरिड को। ठीक, चलिए एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ सिद्धांतकारों के नाम दिए गए हैं। देखते हैं हम कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक, तो जैसे देखिए प्रबाल की उत्पत्ति प्रतिपादक थे, या प्रबाल की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन थे? आपके प्रगामी तरल सिद्धांत, तो ये थे बी बहेल। संतुलन सिद्धांत के आइजैक न्यूटन, संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन, और प्रगामी तरल सिद्धांत बी बहेल, अवतलन सिद्धांत डार्विन, और हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत RP डेल। बिल्कुल याद रख लेना इसको आप, कि आपके प्रगामी तरल सिद्धांत बी बहेल ने दिया है, संतुलन का सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है, अवतलन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है, और हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत RP डेली के द्वारा दिया गया है। चलिए एक तरफ महाद्वीप और उस तरफ शीतोष्ण घास के मैदान है, उनको हमें मिलाना है, कौन से में देखने को मिलता है। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में क्या कहलाते हैं? प्रेरीज। दक्षिणी में क्या कहलाते हैं? पंपास। अफ्रीका में डाउन्सलैंड, और ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड्स। तो बेल्ट्स देखिए न्यूजीलैंड में कहलाते हैं, विशेषकर किसमें? न्यूजीलैंड में। और आपकी डाउन्स घास की भूमियाँ हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलती हैं।
यहाँ पर मिस्टेक है, डाउन्स घास की भूमियाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया में, और पंपाज आपके ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं हम। आगे आपके भूमध्य रेखीय से ध्रुवों तक के वनस्पति क्षेत्र का क्रम पहचानिए, यानी हमें क्या करना है, आपके भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे चलना है और वनों का कौन सा क्रम देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करूं तो मैं हमें देखने को मिलता है कौन सा वन, तो सैल्वा वन। कौन सा, इनमें से कौन सा देखने को मिलेगा, सैल्वा वन। और यहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है भूमध्य सागरीय सवाना वन, ठीक है ना। और सैल्वा वन के बाद में आपको देखने को मिलेंगे सवाना वन, और सवाना वन के बाद में देखने को मिलेंगे आपको टैंगा वन और फिर टुंड्रा वन। यहाँ पर कौन से, टुंड्रा वन, टैंगा वन, सवाना और सैल्वा, ठीक है, ये इनका क्रम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। एक तरफ कथन और दूसरी तरफ कारण दिए गए हैं। पहले कथन पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र का जल अधिक लवणीय होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो आपकी भूमध्य रेखा है इसके तेईस इधर और 23 इधर, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक तापमान रहता है, तो क्या यहाँ पर जल अधिक लवणीय रहता है, या समुद्र के जल की लवणीयता ताप तथा शुद्ध जल के मिश्रित पर निर्भर करता है। बिल्कुल ताप पर तो निर्भर करेगा ही, क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ताप बढ़ता जाएगा उसमें लवणता की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो देखिए आपके ए सही है, गलत आ रहा है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र के जल का लवणीय होने का प्रमुख कारण वाष्पीकरण अधिक होना है। बिल्कुल उष्णकटिबंध में जो आपके लवणता होती है जल के अंदर वो सर्वाधिक किसकी वजह से होती है, वो वाष्पीकरण की वजह से। किसकी, वाष्पीकरण की वजह से, क्योंकि गर्म समुद्री धाराएं भी लवणीयता को बढ़ा देती हैं और समुद्र के जल की लवणीयता तापक्रम तथा वाष्पीकरण पर निर्भर करती है। जहाँ पर तापक्रम ऊँचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक रहता है वहाँ पर लवणता अधिक होती है। बिल्कुल जहाँ तापक्रम अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, वहाँ पर लवणता भी क्या होगी, अधिक देखने को मिलेगी। आगे बात करूँ मैं, जबकि शुद्ध जल के कारण लवणता की मात्रा कम हो जाती है, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आपके वाष्पीकरण और तापमान के कारण जो जल की लवणता बढ़ती है, लेकिन शुद्ध जल में ही बढ़ती है, ये गलत था। शुद्ध जल के अंदर इसकी लवणता नहीं बढ़ती है, क्योंकि शुद्ध जल तो क्या करता है, इसकी लवणता को अपने आप ही कम कर देता है। अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से भिन्न है, कौन तीनों से भिन्न है, ठीक है ना। तो बेंगुला धारा, लेब्राडोर, कनारी और गिनी की धारा। तो कौन सी भिन्न है, आपके गिनी की धारा। पढ़ते हैं क्यों है, क्योंकि गिनी की धारा अफ्रीका के गिनी तट के सारे प्रवाहित होती है, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। याद रखना किसकी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। याद रखना लेब्राडोर कैसी है, ठंडी है, और जो कि बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू मध्य के प्रारंभ होकर 50 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के पूर्व गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। बिल्कुल हम देखते हैं नीचे से गल्फ स्ट्रीम की जाती है, ऊपर से लेब्राडोर की आती है, और यहाँ पर आपके मछली बैंक का निर्माण करती है, जिसे हम ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ग्रैंड बैंक, क्योंकि यहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रीनलैंड। और यहाँ पर पूर्वी ग्रीनलैंड की भी धारा आती है, यहाँ से फिर पुनः ये आगे की ओर बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर कनारी की, बिल्कुल कनारी और एंटिलीज की दो धाराएं आती हैं। कनारी ये आपके भूमध्य और भूमध्य सागरीय के पास में कनारी और एंटिलीज की दो धाराएं जाती हैं। आगे गल्फ स्ट्रीम की बन जाती है जो कि गर्म जलधारा है। ऊपर से आती है आपके लेब्राडोर की जो कि ठंडी जलधारा है। जैसे ही ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिश्रण होता है, यहाँ पर उष्ण वो आपके उपोष्णिक क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे यहाँ पर मछलियों का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में तो होता है किसका, मछली पालन बैंक का, और इधर होता है आपके डागर बैंक का। किसका, डागर बैंक। इधर तो होता है ग्रैंड बैंक का और इधर होता है डागर बैंक का। चलिए, लेब्राडोर धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड न्यूट फाउंडलैंड तक बहे चले आते हैं, जिस कारण जलयानों को बहुत क्षति की संभावना होती है। और लेब्राडोर को छोड़कर प्रश्नगत दी गई अन्य सभी धाराएं अपेबेलिंग धाराएं। कौन सी हैं, अपेबेलिंग धाराएं। एक तरफ संकल्पना पुस्तक और दूसरी तरफ प्रतिपादक हैं। जैसे कि मैं बात करूं, पुस्तक है आपकी आर्डकुंडे, और आर्डकुंडे लिखी गई थी आपके रिटर के द्वारा, कॉस्मैस लिखी गई थी हमबोल्ट के द्वारा, और कोरोलॉजी आपकी लिखी गई थी रिचोतोफैन के द्वारा, और एरियल डिफ्रेसियन आपके हैटनर के द्वारा। एरियल डिफ्रेसियन हैटनर के द्वारा, कोरोलॉजी रिचोतोफैन के द्वारा, कॉस्मोस हमबोल्ट के द्वारा, आर्डकुंडे रिटर के द्वारा लिखी गई थी।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। दूसरी तरफ भी लेखक और पुस्तकें दी गई हैं, तो इनको हम सीधा पढ़ लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपके सामने बुक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, डेविड हॉर्वे की है। किसकी है? एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, डेविड हॉर्वे। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की। किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की। जियोग्राफी एंड जियोग्राफर, आर.जे. जॉनस्टन की। किसकी है? जियोग्राफी एंड जियोग्राफर, आर.जे. जॉनस्टन की। पीपुल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की। एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी, डेविड हॉर्वे की। और बाहर द ग्रास इन इज ग्रीनर, डी.ए. स्मिथ की है। आगे आपके सामने भूगोल पर स्ट्रैबो की कृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा ज्ञात विश्व का विश्वकोशीय विवरण था। बिल्कुल था कि जो भूगोल है, भूगोल पर स्ट्रैबो की कृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा क्या था? विश्व का विश्वकोशीय विवरण था। बिल्कुल था, क्योंकि स्ट्रैबो की पुस्तक ने भूगोल संबंधी लेखन के लिए एक सुस्पष्ट आधार प्रदान किया है। बिल्कुल, स्ट्रैबो की पुस्तक ने क्या किया था? लोगों के लिए सुस्पष्ट आधार प्रदान करने का काम किया था। बिल्कुल याद रख लेना, स्ट्रैबो की कृति है मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा विश्व का विश्वकोशीय विवरण था, और ये इसको क्या करती है? सुस्पष्ट आदान प्रदान करती है। जैसे स्ट्रैबो ने पृथ्वी को 360 डिग्री में विभक्त किया था और प्रत्येक अंश की पारस्परिक दूरी 700 स्टेडिया निर्धारित की थी। इन्होंने मानवीय भूभाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70,000 एवं स्टेडिया 30,000 निश्चित की थी। कितनी चौड़ाई? लंबाई तो कितनी की थी? 70,000 और चौड़ाई कितनी की थी? 30,000 स्टेडिया, और 360 डिग्री में इसे विभक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भूगोलविदाओं के आगमन का सही अनुक्रम क्या है? इनकी भी हम कई बार बात कर चुके हैं। जैसे हम्बोल्ट की बात करें, इनका 1799 से 1859, और इनका 1779 से 1869 तक। रिस्तोफेन 83 से 1905 तक, और रेडजेल 44 से 1904 तक देखने को मिलते हैं। जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों या मॉडलों में से कौन एक और आधुनिकता तथा दूसरी ओर प्रजनन तथा मृत्यु दर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवस्था प्रस्तुत करता है? तो आपका कौन सा करता है? वो जननांकीय संक्रमण मॉडल। जननांकीय संक्रमण मॉडल क्या करेगा? एक तरफ तो आपकी आधुनिकता को, किसको? आधुनिकता की, और दूसरी तरफ प्रजननता की तथा मृत्यु दर के ह्रास के बीच की क्या करेगा? आपके जो संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करने का काम करेगा। जैसे पढ़ें थोड़ा सा और, दिख रहा है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का मूल प्रतिपादन जो नॉनस्टीन ने किया था। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का मूल प्रतिपादन किसने किया था? तो नॉनस्टीन ने किया था। कब किया था? 1945 में। उन्होंने पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभवों का प्रयोग करके, उन्होंने पश्चिमी देशों का जो अनुभव था उसे प्रयोग करके जनसंख्या के कालिक वृद्धि प्रतिरूप का सामान्यीकरण जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले कालानुक्रमीय परिवर्तनों के आधार पर किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई। पहले उच्च स्थायी अवस्था, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होंगी। पहले में क्या होगा? उच्च स्थायी अवस्था, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई। सेकंड में होगा प्रारंभिक वर्धमान अवस्था। कौन सी? प्रारंभिक वर्धमान अवस्था। इसमें क्या होगा? इसमें जन्म दर उच्च और लगभग स्थायी होती है। क्या होती है? इसमें जन्म दर उच्च होती है, लेकिन क्या होती है? लगभग स्थायी होती है। किंतु मृत्यु दर में क्या होने लगता है? ह्रास। याद रखना, जन्म दर तो क्या होती है? थोड़ा सा हाईएस्ट और टाइम रुक जाती है, लेकिन मृत्यु दर में क्या होने लग जाती है? कमी होने लग जाती है। तीसरी है उत्तर वर्धमान अवस्था, और इसमें मृत्यु दर निम्न हो जाती है और जन्म दर भी ह्रास होने लगता है। क्या होगा? मृत्यु दर भी निम्न हो जाएगी और जन्म दर है उसमें भी क्या होने लग जाएगी? कमी होने लग जाएगी। फोर्थ बताइए इन्होंने निम्न स्थायी अवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती हैं। पहले में दोनों उच्च थी, सेकंड में आपके फोर्थ में कौन सी हो जाती है? दोनों ही निम्न हो जाती हैं। तीसरे में पहले जन्म दर उच्च थी और कुछ समय जाकर रुक जाती है, लेकिन क्या होता है? आपकी जो मृत्यु दर है उसमें क्या हो जाता है? आपके ह्रास होने लग जाता है। और तीसरी में भी यही था कि जन्म दर तो उच्च होगी और लगभग स्थायी हो जाती है, किंतु मृत्यु दर ह्रास होने लगता है। सेकंड। थर्ड में क्या बताया था? मृत्यु दर तो निम्न होगी, लेकिन जन्म दर भी क्या हो गया? ह्रास होने लग जाएगा। तो बताता है कि
जैसे ही ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। कि जैसे लोग इलिटरेट से लिटरेलर बनेंगे, यानी कि पढ़े लिखे बनेंगे, साक्षर बनेंगे, गांव से ग्रामीण से शहरी बनेंगे, और आपके बेरोजगार से रोजगार में आएंगे, तो वो क्या होगा, उनके अंदर एक साक्षरता आएगी, और साक्षरता आने के साथ ही आपकी जो जन्म दर है वो कैसे हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। नगरों के आकार तथा उनके कोटि क्रम के बीच नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो नगरों के आकार तथा उनके कोटि क्रम के बीच जो नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख किया था वो आपके किसके द्वारा किया गया था, आपके ऑरबॉक के द्वारा। किसके, ऑरबॉक के द्वारा। माफ करना कि नगरों के आकार तथा कोटि क्रम के बीच नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख ऑरबॉक ने किया था, और कोटि आकार नियम किसी प्रदेश में नगरीय वस्तुओं का उनके आकार के अनुसार विवरण के प्रतिरूप का सही चित्रण प्रस्तुत करता है। किसने कहा था, ये ऑरबॉक के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्गेस के अनुसार केंद्र से बाहरी सीमा तक नगरों के संकेंद्रित क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है। तो बर्गेस के अनुसार हमें बताना है क्या, कि केंद्र से बाहरी सीमा की ओर नगरों के संकेंद्रित क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है। तो बिल्कुल कौन सा देखने को मिलता है, हमें पहले मिलता है CVD। कौन सा, CVD। ठीक, इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आगे देखने को मिलता है श्रमिक गृह क्षेत्र। कौन सा, श्रमिक गृह क्षेत्र। और इसके बाद में आवासीय क्षेत्र, और इसके बाद में देखने को मिलता है हमें लास्ट में अभिगमन क्षेत्र। कौन सा, अभिगमन क्षेत्र। ठीक, तो ये नगरों की संकल्पना थी। चलो पढ़ देते हैं थोड़ा सा और, कि आपके नगरों की संरचना और उसके विकास के सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम जो संकल्पना है शिकागो के समाजशास्त्री थे बर्गेस, उन्होंने 1920 के दशक में प्रस्तुत की थी। और बर्गेस के अनुसार नगर की आंतरिक संरचना की 5 केंद्रीय पेटियां हैं। कैसे, कि केंद्रीय नगर व्यापार। कौन सा, केंद्रीय नगर व्यापार, फिर संक्रमण का क्षेत्र, फिर स्वतंत्रता का क्षेत्र, फिर अच्छे आवास का क्षेत्र, और फिर संचरण का क्षेत्र। वापस से याद रख लेना, केंद्रीय व्यापार का, फिर आपके संक्रमण का क्षेत्र आएगा, फिर तीसरा आएगा आपके स्वतंत्रता का क्षेत्र, फिर अच्छे आवास का क्षेत्र आएगा, और फिर संचरण का क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक, तो ये 5 पेटियां किसने बताई थी, बर्गेस ने। कहाँ से थे, शिकागो के। और कौन थे ये, समाजशास्त्री। कब किया था, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है कि कौन कौन से सिद्धांत से संबंधित है। जैसे स्थानांतरण सिद्धांत। कौन सा, स्थानांतरण सिद्धांत दिया था ईजी रेवस्टीन ने। किसने, स्थानांतरण सिद्धांत देने का काम किया था, ईजी रेवस्टीन ने। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया था एडविन कैन ने। किसने, एडविन कैनन ने। और जननांगीय संक्रमण सिद्धांत दिया था W. थॉमपस ने। किसने, W. थॉमपस ने। और मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत दिया था S. स्टॉपर ने। किसने, S. स्टॉपर ने। वापस से स्थानांतरण सिद्धांत दिया था ईजे रेवस्टीन ने। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया था एडविन कैनन ने। और जननांगीय संक्रमण सिद्धांत दिया था W. थॉमसन ने। और मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत दिया था S. स्टॉपर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जापान एक विकसित राष्ट्र है। क्या है, जापान एक विकसित राष्ट्र है। कारण, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की विविधता तथा उनकी प्रचुर आपूर्ति किसी देश के आर्थिक विकास के लिए लाभकारी है। बिल्कुल, हम जापान को जब देखते हैं तो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही अग्रणी देश है। उसी के साथ में क्या है, ये एक विकसित देश है। क्या है, विकसित देश है। विकसित देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आपके पास में जो संसाधन है वो आपके जो ज़रूरत के संसाधन हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। और ये किसी देश के लिए क्या है, विकसित होने का सबसे बड़ा जरिया या एक माध्यम होता है। तो वही है कि आपके पास में, इनके पास में क्या था कि प्राकृतिक संसाधनों की विविधता थी तथा उनकी प्रचुर आपूर्ति, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित भी थे। और किसी देश के आर्थिक विकास के लिए दोनों लाभकारी हैं। तो ये वाला दोनों सही है, परंतु इन दोनों का कहीं मैचिंग नहीं कर रहा।
थोड़ा सा पढ़ें कि जापान विकसित देशों के लिए क्या क्या आवश्यक है। जैसे जापान एक विकसित देश है और जबकि वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता नहीं है। जापान का विकसित होने का कारण उन्नत प्रौद्योगिकी, कुशल मानवीय संसाधन है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की विविधता तथा उनकी प्रचुर आपूर्ति से ही देश का आर्थिक विकास संभव हो पाता है। बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में आपका जापान है वो बहुत आगे है। वापस से आ रहा है ये स्वच्छंद उद्योग वाला। एक स्वच्छंद उद्योग बिना किसी आर्थिक लाभ या हानि के किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। बिल्कुल, स्वच्छंद उद्योग को आप पहले एक को पढ़ते हैं। स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग है जिसका पदार्थ सूचकांक 1 हो। क्या होता है आपके? स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग है जिसका पदार्थ सूचकांक क्या हो? 1 हो। तो बिल्कुल पदार्थ सूचकांक जिसका 1 हो वो क्या कहलाएगा? स्वच्छंद उद्योग। एक स्वच्छंद उद्योग बिना किसी आर्थिक लाभ हानि के किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। देखिए, स्वच्छंद उद्योग में लाभ हानि भी देखी जाती है कि लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये तो क्या सही, ए गलत है और आर सही है, क्योंकि इसका सूचकांक माफ करना 1 नहीं होता है और एक स्वच्छंद उद्योग बिना किसी आर्थिक लाभ हानि के किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। हाँ, माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए आपसे, क्योंकि स्वच्छंद उद्योग किसी भी विशिष्ट कच्चे माल भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जालों द्वारा अभिगम्यता होती है। याद रखना, जो स्वच्छंद उद्योग स्थापित किए जाएंगे उसके लिए सबसे बड़ी बाध्यता क्या होगी? इनके लिए परिवहन है वो क्या होना चाहिए? उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था? ये स्वच्छंद उद्योग था। तो स्वच्छंद उद्योग में क्या देखा था हमने कि इनके लिए जो पदार्थ सूचकांक वो 1 तक नहीं होता है, लेकिन क्या है इनके लिए जो, एक सेकंड, कहाँ पर थे हम? तो क्या था हमारा? आपका 1 गलत है परंतु आर सही था, क्योंकि ये किस पर निर्भर रहते हैं? सड़कों के जाल द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा सामाजिक कल्याण का सर्वोत्तम संकेतक है? तो कौन सा है? प्रति व्यक्ति या किसी भी देश की अगर आपको अर्थव्यवस्था को देखना है तो आप पर कैपिटा इनकम को देखें, वो भी किस पर? वास्तविक दरों पर या वास्तविक मूल्यों पर। तो वो क्या है? किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि सामाजिक कल्याण के सर्वोत्तम संकेतक निम्न है कि इसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होनी चाहिए, साक्षरता अधिक होनी चाहिए, लंबी जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए और लोगों में जीवन की उच्च गुणवत्ता के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ये अच्छे सूचकांक हैं जो कि हमें क्या दर्शाएंगे? सामाजिक कल्याण की सर्वोच्चता को दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, परिवहन नेटवर्क के अनुक्रमिक विस्तार का सुझाव देने वाले परिवहन मॉडल का प्रतिपादक कौन है? तो उसका प्रतिपादक कौन थे? तो उसके थे आपके परिवहन मॉडल के टॉफे, मॉरेल तथा गोल्ड। कौन कौन? टॉफे, मॉरेल और गोल्ड। ये 3 कौन थे? आपके परिवहन मॉडल के प्रतिपादक। एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ क्रियाकलाप दिए गए हैं, कौन सा किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, प्राथमिक सेक्टर में आपके मत्स्य पालन को सम्मिलित किया जाता है और कृषि को। किसको? कृषि और मत्स्य पालन को। ठीक है ना। आगे माध्यमिक सेक्टर में आपके हथकरघा वस्त्र को, तृतीय सेक्टर में नगर बस सेवा को और चतुर्थ सेक्टर में बीपीओ को। चतुर्थ सेक्टर थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है, तृतीय सेक्टर आपके सेवाओं से और द्वितीय सेक्टर है वो आपके किससे है? आपके विनिर्माण से संबंधित है। पहला सेक्टर है आपके कृषि और पशुपालन से संबंधित है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 और 26 कह रहा है कि मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कि मानव प्रजातियों का जो उद्भव है और विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ये आपके टेलर ने। किसने? टेलर ने। क्योंकि मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया था। टेलर के अनुसार प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है। टेलर ने क्या कहा था? कि जो प्रजाति है वो उसकी नस्ल को प्रकट करती है।
न कि संस्कृति को, इन्होंने संस्कृति को महत्व नहीं दिया। और एल्सवर्थ हंगस्टन अमेरिकन भूगोलवेता थे, इनकी प्रमुख पुस्तकें निम्न थी। और कौन से? एल्सवर्थ हटिंगटन अमेरिका भूगोलवेता थे, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? सिविलाइजेशन एंड द क्लाइमेट्स, कौन कौन सी? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट्स, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पल्स ऑफ एशिया, और आपके मैंसपूरिंग ऑफ सिविलाइजेशंस। ये किसकी पुस्तक थी? हटिंगटन की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? अभी एक तरफ अभिकथन और दूसरी तरफ कारण, ये तो चलो कर लिया हमने। कहाँ पहुंच गए थे हम? एक मिनट, 26 पर, तो 27 से आएगा ये। अच्छा एक पेज नहीं है इसके, एक मिनट रुकिए, अभी मैं दूसरा लगा ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ, आप भी पानी वानी पीना हो तो पी सकते हैं। हाँ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। चलिए 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, बताइए कि किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित किए जाने वाली सीमाओं को कहते हैं। किसी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली उन सीमाओं को हम क्या कहते हैं? तो उन सीमाओं को कहते हैं हम पूर्ववर्ती सीमाएं। कौन सी सीमाएं? पूर्ववर्ती सीमाएं। अब पूर्ववर्ती सीमाएं क्या होती हैं? चलो पढ़ें थोड़ा सा। कि किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव से पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को पूर्ववर्ती सीमाएं कहते हैं। अब शेष सीमा से तात्पर्य है कि जिस सीमा की समाप्ति हो गई हो किंतु वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण में वह विद्यमान रहती है। इसके लिए हॉटसन ने रूस जर्मन सीमा का उदाहरण दिया है। तो पूर्ववर्ती सीमाओं का उदाहरण किस लिए जाता है? कि आपकी पूर्ववर्ती सीमाओं का, कि महत्वपूर्ण बसाव से पहले ही इन सीमाओं का निर्धारण कर लिया जाता है। और इसका उदाहरण किसने दिया था? हॉटसन ने। किसके? जर्मन और रूस की सीमाओं को लेकर के। आगे क्वेश्चन नंबर 28 और बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है। मैकेंडर का हार्टलैंड सिद्धांत से क्या कह रहा है वो हमको बताना है। कि मैकेंडर का केंद्र स्थल हार्टलैंड का सिद्धांत एक मूल स्रोत देता है। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व केंद्र स्थल पर होता है। जो केंद्र स्थल पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्वद्वीप पर होता है। और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्व पर होता है। देखिए मैं सरल शब्दों में कहूँ तो मैकेंडर का हार्टलैंड सिद्धांत ये कहता है कि जिसका आपके समुद्र पर ज़्यादा हक होगा या कब्जा होगा या अच्छा शासन देखने को मिलेगा वो आपके महाद्वीप पर शासन करेगा। और जो महाद्वीप पर शासन करेगा वो आपके पूरे विश्व पर शासन करेगा। तो बिल्कुल ये केंद्र जिनका हार्टलैंड सिद्धांत था वो कहता है। मैकेंडर के सूत्र ने पोलैंड की सीमा प्रांत विस्तार अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व की रणनीति दी। बिल्कुल नहीं दी थी इन्होंने, यानी ए सही है और आर गलत है। तो बिल्कुल ए और आर, ए सही है और आर गलत है। किसमें है? सी। क्योंकि मैकेंडर के सूत्र ने पोलैंड को सीमांत विस्तार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व की रणनीति दी है। किसको? पोलैंड को। यह कथन असत्य है। इस प्रकार से ये कथन सत्य एवं करण असत्य है। ठीक है ना। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? वही कथन कारण है आपके कि डेनमार्क सही अर्थ में एक राष्ट्र राज्य है। डेनमार्क है वो क्या है? एक सही अर्थों में राष्ट्र राज्य है। बिल्कुल है, क्योंकि एक राष्ट्र राज्य का एक राज्य क्षेत्रीय आधार होता है परंतु अनिवार्यतः एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आधार नहीं होता। बिल्कुल सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है तो हम कह सकते हैं ये भी गलत है, लेकिन ए सही है। ए सही है, आर गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ
एक तरफ भाषाएं और दूसरी तरफ परिवार है, कौन सी भाषाओं से कौन सा परिवार संबंधित है। जैसे हम बात करते हैं तमिल की, तो तमिल में देखने को मिलते हैं कौन से, द्रविडियन, और सिंगलीज इंडो आर्यन, बर्मीज सिंध तिब्बियन, और जावानीज आपके एस्ट्रोनीशियन। वापस से जावानीज एस्ट्रोनीशियन, बर्मीज सिंध तिब्बतन, सिंगलीज इंडो आर्यन और तमिल द्रविडियन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है, कि कार्यात्मक आपका प्रदेश का सीमांकन करना है, आप उसको किसके आधार पर करोगे, बताइए किसके आधार पर करोगे। बिल्कुल किसके आधार पर, अंतरक्रिया के क्षेत्र के आधार पर। क्यों करोगे, क्योंकि प्रदेश जिसके संपूर्ण भाग में एक विशेष प्रकार के प्राकृतिक दशाएं हों, क्या हों, एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक दशाएं हों, एक विशेष प्रकार का आर्थिक जीवन विकसित होता है, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का आर्थिक जीवन भी क्या होगा, आपको विकसित होता दिखेगा। क्षेत्रीय स्वरूप में विभिन्नता होते हुए भी जहाँ तक क्षेत्र किसी एक केंद्र से कार्यात्मक अंतर संबंध से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है, वहाँ तक एक संकेंद्रीय प्रदेश का विस्तार होता है। क्या होता है, वहाँ तक एक संकेंद्रीय प्रदेश का विस्तार होता है। जैसे मानव की सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक प्रदेशों की सीमाओं को पार करके, मानव की कौन कौन सी सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक प्रदेशों की सीमाओं को पार करके अन्य प्रदेशों की ओर अग्रसर होने लगती हैं। जैसे कोई समाज है वो एक सीमा को पार कर जाता है और जैसे ही पार करेगा उसकी संस्कृति उन लोगों के साथ में मिल जाएगी। उसी प्रकार से ये पार करते किस लिए, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं की आवश्यकता हेतु। तो कार्यात्मक प्रदेश की ओर क्या कर जाता है, वो अग्रसर होते हैं। एक तरफ आपका दिया गया है कि स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास किसने किया था। जो आपका स्थान कार्य लोक के अनुक्रम है उसमें मानव समुदायों के अध्ययन की प्रवृत्ति का जो विकास है उसने किसने किया था, वो आपके किसने किया था, पैट्रिक गिडरीज ने। किसने, पैट्रिक गिडरीज ने। किसका, स्थान कार्य लोक का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हुए चलेंगे। कि स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास पैट्रिक गिडरीज ने किया था। विडाल्डी लाप्लास संभववाद के प्रवर्तक थे। किसके, संभववाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने मानव भूगोल का पिता कहा जाता है और ब्लॉस ने फ्रांस के लघु स्वरूपीय क्षेत्रों को फेज कहा था। फ्रांस के जो लघु स्वरूपीय क्षेत्र थे उनको क्या कहा था, फेज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 33, और क्या कह रहा है कि भारत में सन 1991 में आर्थिक उदारीकरण के आरंभ होने के बाद देश में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय रही। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपके 1991 के बाद में जो मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया, आपके आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को चालू कर दिया। जो पहले आपके कोटा सिस्टम हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया, लाइसेंस प्रणाली को ख़त्म कर दिया, तो क्या कर दिया, उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी कि आप कहीं से भी आइए और हमारे देश में क्या कीजिए, व्यापार कीजिए, यानी पूरे देश को व्यापार के लिए खोल दिया था। तो इसके बाद में हमें देखने को मिले था कि जो राज्य की प्रति व्यक्ति आई थी का प्रसारण हुआ था। क्या हुआ था, प्रसारण हुआ था। बढ़ेंगे बिल्कुल जैसे उनको रोजगार के साधन लेंगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 34, अभिकथन 1, शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतरजातीय प्रयास था। ठीक, आगे आपका दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में। नहीं, दंडकारण्य आंशिक रूप से बिहार और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला अंतरजातीय प्रयास था। बिल्कुल था। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि शरणार्थियों के, तो ए और आर, ए सही है और आर गलत है। शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतरजातीय प्रयास था और दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के नाम सम्मिलित हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस किस में आता है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। और दंडकारण्य क्षेत्र खनिजों से संपन्न होने भी आर्थिक की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है कि दंडकारण्य क्षेत्र में खनिज हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। आगे,
आंग्ल अमेरिकी परंपराओं में नियोजकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नियोजकों का सही अनुक्रम क्या है? तो पेरी, गेडिस, अनविन, हॉवर्ड। क्या देखने को मिलता है? पेरी, गिडिस, अनविन, हॉवर्ड। पेरी, गिडिस, अनविन, हॉवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिल्कुल कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ अधिकांश गंगा यमुना दोआब रुहेलखंड के मैदानी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले हैं अलीगढ़, बुलंद शहर, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा, सहारनपुर, कानपुर, बदायूं, आगरा आदि। ठीक है ना, तो याद रखना आपके गेहूं उत्पादन में क्या है? पहले स्थान पर आता है। भारत में कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रतिशत क्या है? तो ये आपका क्या था? 60%। क्योंकि भारत में कोयले द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रतिशत 60 है और भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य की झरिया खान से होता है। जैसे झारखंड, जैसे झरिया, कोयला का उत्पादन सर्वाधिक झारखंड में भी किस खान से? झरिया खान से। और भारत की सबसे प्राचीन कोयले की खान पश्चिम बंगाल की रानीगंज है। सबसे प्राचीन कौन सी है? रानीगंज। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, लेकिन सर्वाधिक झरिया झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चयन कीजिए, कौन सा सही है? तो बिल्कुल भारतीय पठार की मिट्टी वाहित मिट्टी है। बिल्कुल भारतीय पठार की जो मिट्टी है कैसी है? वाहित मिट्टी है। आगे, हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काट कर जालौर वेदिकाएं बनाई हैं, नहीं बनाई हैं। आगे, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक पठार तथा केरल में लाल मिट्टी मिलती है। बिल्कुल तमिलनाडु आपका दक्षिण कर्नाटक हो और केरल में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। भारत में पेट्रोलियम वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। नहीं, पेट्रोलियम वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान नहीं है। तो 1 और 3। ठीक, चलिए, एक तरफ आपको जनजातियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। कौन सी जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? तो इसकी बात हम कर ही चुके हैं। कहाँ पर? कि राजस्थान में कौन से मिलेंगे आपको? भील देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलते हैं? भील देखने को मिलते हैं। और अच्छे से समझते हैं इसको कि संथाल जनजाति आपके झारखंड में देखने को मिलती है और मिकर जनजाति असम में, जारवा और आपके अंडमान निकोबार में। वापस कर लेता हूँ मैं। संथाल जनजाति झारखंड में देखने को मिलती है, आपकी मिकर जनजाति असम में देखने को मिलती है और आपकी जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में और भील जनजाति राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये 1901 से 2001 में हालांकि काम का नहीं है, बढ़ते क्रम में, पर थोड़ा बहुत याद रख लेना कि पहले केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। वेक्टर तथा रोस्टर डेटा का उपयोग किस में किया जाता है? ये क्वेश्चन काम का है कि जो आपका वेक्टर तथा रोस्टर डेटा है उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है? आपके किया जाता है ये आपके ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS में, आपके रिमोट सेंसिंग सिस्टम RSS में और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS में। तो सभी के सभी में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है किसका? वेक्टर और रास्टर का। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो वो आपका, रिमोट सेंसिंग सिस्टम हो आपका, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, इन सभी विकल्पों में आपके किसका? वेक्टर तथा रास्टर डेटा का प्रयोग किया जाता है। और अगला है हमारा, निम्नलिखित वक्तों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। माध्य का प्राकृत्य है, स्थिति औसत है, 2.15 का RN का मान प्रकीर्णन औसत है, उद्भव के परिवर्तित होने से मानक विचलन बदल जाता है और गिनी गुणांक वितरण में असमानता का माप है। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से सही है। चलिए बताइए कौन कौन से सही हैं। बिल्कुल इनमें से सिर्फ A और D सही हैं, क्योंकि किसी सम्यक श्रेणी के मूल्यों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होता है उसे उस श्रेणी का माध्य का मूल कहते हैं। बिल्कुल उसे क्या कह देते हैं? हम माध्य का मूल कह देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 किसी सम्यक श्रेणी के 7 मूल्य हैं, तो इस श्रेणी का चतुर्थ मूल्य 11 अर्थात 11 माध्य का मूल्य होगा,
क्योंकि यह मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित है। और गुणी गुणांक वितरण में असमानता की माप की जाती है। गुणी गुणांक वितरण में किसकी? असमानता की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि खंड आरेख को पाई आरेख या डायग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंड आरेख को आपके पाई आरेख या डायग्राम भी कहा जाता है। क्योंकि पाई आरेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उस संख्या के विभिन्न उपविभागों या घटकों के मूल्यों के अनुपात में बांट देते हैं। अतः इस आरेख को विभाजित वृत्त आरेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त आरेख भी कहा जाता है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? भूमि उपयोग लक्षण और पारंपरिक रंग का कूट करना है। जैसे कौन से क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है? तो चलिए सीधा ही देख लेते हैं हम कि आपका जो कृष्ण क्षेत्र होता है उसमें पारंपरिक रंग पीला, जलाशय का नीला, निर्मित में लाल, अपकृष्ट अपशिष्ट भूरा। कृष्ण क्षेत्र पीला, जलाशय नीला, निर्मित लाल, उत्कृष्ट अपशिष्ट भूरा। और क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, बेहद ही प्यारा आपके दर्रों से पूछा गया है, हिमालय पर्वत। और आशा करूंगा कि आप सभी जवाब देने का भी प्रयत्न करेंगे। निम्नलिखित दर्राओं का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम बताना है। यानी आपके पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम बताना है। तो बिल्कुल हम देखें इनमें से सबसे पहले जोजिला दर्रा, जोजिला के बाद सबकिला, सबकिला के बाद लिपुलेख और फिर आपका नाथुला। तो जोजिला कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और फिर उत्तराखंड में कौन सा? लिपुलेख। और लिपुलेख के साथ में एक याद और रख लेना, नीति और लिपुलेख दोनों कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। और नाथुल्ला कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। तो ऐसे भी याद करना आप पहले तो राज्यों के हिसाब से। जोजिला कश्मीर के अंदर है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख और नीति दर्रा उत्तराखंड में दर्रा है, और नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में है। और मैं बात करूं देहरादून की, तो देहरादून उत्तराखंड में और ये सबसे बड़ा दर्रा है। ठीक है ना? तो इनको क्या जमाना था? पश्चिम से पूर्व में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जमाने पर हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा जोजिला, जोजिला के बाद में मिलेगा सिपकिला, सिपकिला के बाद में उत्तराखंड में मिलेगा लिपुलेख, और फिर मिलेगा आपका कौन सा? नाथुल्ला दर्रा। कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। और बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, फिर नदियों से के भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित, भारत में पूर्व की ओर यानी कि जो आपका पूर्वी ढाल है उसकी तरफ प्रवाहित नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। कौन सा? उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। ठीक, तो बताइए। तो हम देखें थे भारत की ओर पूर्व प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको महानदी, फिर आपको गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार और फिर कावेरी। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, आपके गोदावरी और महानदी। तो ये किनका? उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा। वापस से देख लेना आप कौन सा? पहले महानदी आएगी, महानदी आ गई, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार और फिर कावेरी। क्योंकि महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है तथा महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। बिल्कुल याद रखना, हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ठहरी बांध जो आपका गुरुत्वाकर्षण है उसमें सबसे ऊंचा है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है। किसमें? गोदावरी आपके जो आपका महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर प्रवाहित होती है। और आपके कौन सी? उड़ीसा में कौन सी होती है? तो महानदी। और महानदी पर क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पर बांध देखने को मिलता है, और इस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश राज्य में, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश राज्य में देती है कृष्णा, और तथा कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ठीक, हाँ, इसके बाद में आपके आ जाएंगी पेन्नार और कावेरी। एक आपकी एक तरफ पैराग्राफ दिया गया है, उसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। माफ़ करना, इतना समय का अभाव है, इस वजह से हम उनको नहीं पढ़ पाते पैराग्राफ को। कि रिस्तोफेन का भूगोल के बारे में अंतिम लक्ष्य की बात गवेषणा करनी है। किसकी गवेषणा करनी है वो हमें बताना है। तो किसकी है? भौतिक भूगोल का विकास। कौन सा? भौतिक भूगोल का विकास। क्योंकि रिस्तोफेन का जो अंतिम लक्ष्य था या अंतिम जो
उद्देश्य था वो क्या था, आपके भौतिक भूगोल के बारे में अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। हॉटसन की इस राय कि रिच्टोफैन का भूगोल पर दृष्टिकोण भविष्य के लिए चिंतन था, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? क्योंकि घटनाओं के पारस्परिक संबंध का इसका विचार क्या देखने को मिलता है, घटनाओं के पारस्परिक संबंध का विचार ही क्या कहलाता था, हॉटसन की राय में था कि भाई आपके रिच्टोफैन का जो भूगोल दृष्टिकोण सिद्धांत है वो भविष्य के लिए चिंतन का कारण है। क्योंकि कारण का पीछे वजह बताई थी उन्होंने कि घटनाओं के पारस्परिक संबंध का जो इसका विचार है वो इसके लिए खतरा है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रिच्टोफैन से। रिच्टोफैन की विधि को आधुनिक शब्दावली में किस कोटि में रखा जा सकता है? रिच्टोफैन की जो विधि है उसको आज आधुनिक युग में किस में रखा जा सकता है? तो कोरोलॉजिकल में। किस में? कोरोलॉजिकल के अंदर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है हमसे, मानव भूगोल को पुनर्भाषित करने में रिच्टोफैन का उद्देश्य भूगोल को विकसित करना था। किस में विकसित करना था? तो भौतिक भूगोल में। किस में? भौतिक भूगोल में। भूगोल को पुनर्भाषित करने में रिच्टोफैन का उद्देश्य था कि भूगोल को क्या करें, भौतिक भूगोल के रूप में विकसित करना था। थोड़ा सा और, भूगोल को पुनः परिभाषित करने में रिच्टोफैन का उद्देश्य था कि भौतिक भूगोल के रूप में विकसित करना। थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे, क्योंकि रिच्टोफैन के अनुसार भौगोलिक अध्ययन का सर्वोच्च उद्देश्य पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य और भौतिकी के परिवेश तथा वहाँ पाए जाने वाले जैविक तत्वों की पारस्परिकता का उद्घाटन है। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे आपकी सीरीज जो नेट JRF है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लग रही होगी आपकी बार JRF पार। ठीक, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से तैयारी करते रहें और सीट को घर ले जाएं। तो आज के लिए मैं इतना ही, और आपसे चाहूँगा आज्ञा। मिलते हैं कल की क्लास में एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नए जोश के साथ में। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।